हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, जिसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, ये सारा कुछ तो हम समझ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आउटलाइन में लिंक दे रहा हूँ दोनों ही लेक्चर का, वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मीनिंग उसका। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जो भी हमने स्टेटमेंट की है वो हम यूज़ कहाँ पे करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, वो चीज़ आज हम समझ लेते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस जो भी हम करते हैं उससे हम वेरियस डिसीजन ले सकते हैं, कितने प्रकार के। जैसे कि उसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है हमारे पास सिक्योरिटी एनालिसिस, दूसरा है क्रेडिट एनालिसिस, तीसरा है डेट एनालिसिस, चौथा है डिविडेंड डिसीजन और लास्ट में जर्नल बिजनेस एनालिसिस। ये सारे के सारे हम आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, तो चलिए एक एक करके सभी समझ लेते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस हमारे करते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हर एक फर्म का सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, ये देखने के लिए कि जो वो एक्सपेक्ट करते हैं किसी शेयर की इन्वेस्टमेंट करने में, जिस किसी कंपनी में या फिर इन्वेस्ट करने के लिए जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी हो सकती है उस कंपनी के साथ कि नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी। मीन्स कितना उनका पैसा बढ़ सकता है, कितना पैसा उनको ईयरली बेसिस पे मिलेगा एज अ डिविडेंड, और सिक्योरिटी कितनी है उनके मनी की कि कंपनी यकदम बंद तो नहीं हो सकती। कैपिटल एप्रिसिएशन, जो भी ट्रेंडिंग आपके शेयर्स होते हैं ना, उन पे कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। जहाँ फिर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो ऑब्वियसली उनके कैपिटल का भी जो मार्केट में शेयर प्राइस है वो भी उनका इंक्रीज होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस यूजफुल कहाँ होता है? जब फर्म ने किसी को क्रेडिट ऑफर करना हो या फिर किसी से क्रेडिट पर चीज़ लेनी हो। ठीक है, अब अगर मेरी कंपनी ने किसी को क्रेडिट ऑफर करना है, तो मैं दूसरी फर्म जिसको क्रेडिट मैंने ऑफर किया है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करूंगा कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी का है, वो रीपे कर भी पाएगा टाइमली कि नहीं कर पाएगा, अगर वो कर पाएगा कितने टाइम में कर पाएगा। ये सारा कुछ वो देख सकता हूँ मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके। और अगर मैंने क्रेडिट लेना है तो जो भी मुझे क्रेडिट देने वाला है वो मेरी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेगा और देखेगा कि इसके पास कितना कैश है और ये कब पैसे वापस कर पाएगा। ओके, जैसे आप लोग भी करते होंगे ना, जैसे अगर आपके फ्रेंड ने किसी ने पैसे मांगे, उसका बैंक अकाउंट खराब हो, पता ही है कि वो उसने उस बंदे के भी पैसे देने, उसके भी पैसे देने, तो आप उसको कभी भी उधार पे नहीं दोगे, 50 रुपये भी नहीं दोगे। और आपको पता ही होगा कि ये तो मरने वाले हैं पैसे। ठीक है, अगर आपको पता है कि बंदा ये पैसे दे देता है वापस, इसको अभी नीड है, तो आप उसको उस बंदे को पैसे दे देते हो जिसका आपको रिकॉर्ड अच्छा मिला हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेट एनालिसिस। डेट एनालिसिस क्या होता है कि डेट एनालिसिस करने से फर्म की बोरोइंग कैपेसिटी पता चलती है कि कितना वो लोन ले सकता है मार्केट से। मीन्स जितने उसके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, अप टू दैट एक्सटेंट वो बोरोइंग कर सकता है, ताकि कल को रीपे भी करना पड़े तो सारे एसेट बेचने के बाद उसका लोन रीपे हो जाए। ओके, अगर एनी कंडीशन उसका बिजनेस शट डाउन होता है तो। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड डिसीजंस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से ही पता चलता है फर्म को कि कितना उसने परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रिलीज करना है या फिर कितना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चलेगी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चलेगी तो डिविडेंड भी कैसे पता चलेगा। ठीक है, डिविडेंड तो हम प्रॉफिट से ही देते हैं, इसलिए जितना भी डिविडेंड देना होता है उसका डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करनी ही पड़ती है।
नेक्स्ट एंड लास्ट यूज़ है हमारे पास जर्नल बिजनेस एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है कि हम जर्नली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस प्रोडक्ट से या फिर किस सर्विसेज से हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ड्राइव हो रहा है और किस पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा वीक है जिसको फोकस करके और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं हम ग्रोथ की, कहाँ पे हम और ग्रो कर सकते हैं और कहाँ पे हम स्टेबल रहना चाहिए हमें, ताकि हमारी ग्रोथ मेंटेन रहे। चलिए आगे देखते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं? सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट, दूसरा है एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन, तीसरा है शेयर होल्डर और ऑनर्स और इन्वेस्टर्स, फिर आ जाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, फिर आता है सप्लायर और क्रेडिटर, फिर आता है बैंकर्स एंड लैंडर्स, फिर रिसर्चर, टैक्स अथॉरिटीज एंड कस्टमर्स। अब मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए? क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजमेंट को ओवरऑल एक सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी बिजनेस की असर्टन करने में। ठीक है, क्या बिजनेस कहाँ पर एफिशिएंसी उसकी जीरो हो रही है, किस पे उसका 100% जा रहा है, वो सारा कुछ असर्टन करने के लिए उसको फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है। फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे वो अपनी इन अपकमिंग ईयर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन भी इंटरेस्टेड रहती है, बिकॉज हर एक एम्प्लॉय जो भी किसी भी कंपनी में जॉब करता है उसे अपना फ्यूचर सिक्योर हो तभी वो जॉब करता रहेगा। उसे लगे कि मुझे टाइमली सैलरी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, और मेरे बोनसेस वगैरह इशू जो करने हैं बिजनेस ने वो मुझे मिलते रहेंगे टाइमली टाइम, और मेरी सैलरी तो नहीं कभी रुक जाएगी या फिर मुझे निकाल तो नहीं देंगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर स्टेबल है बिजनेस, तो एम्प्लॉयज़ निकालने की बजाय एम्प्लॉयज़ नए रखने पड़ते हैं। इसलिए एम्प्लॉयज़ भी फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं उन स्टेटमेंट्स का और देखते हैं कि हम यहाँ पर स्टेबल रह सकते हैं कि नहीं। ओके, और जो ट्रेड यूनियन है उनका भी सेम ही प्रोसेस है। अगर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है तो तभी वो लड़ पाएंगे अपने वेजेस राइट के लिए, और फर्म के साथ वेजेस एग्रीमेंट बना पाएंगे कि हमें इतने नहीं इतने वेजेस दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्टीज है हमारे पास शेयर होल्डर और ऑनर और इन्वेस्टर। जिसने बिजनेस में पैसा लगाया हो वो तो हमेशा ही ये जानने की कोशिश करता रहता है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल भी रहा है, इसकी ग्रोथ स्टक तो नहीं होगी, इसका ग्रोथ पोटेंशियल और है कि नहीं है। ठीक है, जो ऑनर है वो ऑलवेज ग्रोथ पोटेंशियल ही निकालता है बिजनेस का, कि आगे कितना बिजनेस और बढ़ सकता है, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर रहेगी। वो सारा कुछ उसको पता चलता कहाँ से है? फाइनेंशियल एनालिसिस से। नेक्स्ट पार्टीज है हमारे पास पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिन्होंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ लेकिन करना चाहते हैं कंपनी में इन्वेस्ट। तो वो भी क्या करते हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से ही डिसीजन अपना बना पाते हैं कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर तो बिजनेस में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी कैपिटल पे बैक करने का आप उनको इन्वेस्टर को लग रहा है कि ये हमारा कैपिटल इसमें अच्छा रिटर्न कमा सकता है अगर हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लायर एंड क्रेडिटर। सप्लायर एंड क्रेडिटर भी अपनी क्रेडिट लाइन देखते हैं कि कितनी उनकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, कि अगर हम उनको क्रेडिट पर गुड्स दे भी देते हैं तो हमें पैसे मिलने की संभावना कितनी है, कितने टाइम बाद हमें पैसा मिल सकता है और नहीं भी मिलेगा। अगर नहीं मिलने वाला है, अगर उनको शक लग रहा है कि नहीं ये बिजनेस जो है डाउनफॉल आ रहा है इसमें, तो ये पैसे वापस नहीं करेगा, तो उस वजह से जो सप्लायर हैं वो अपनी गुड्स क्रेडिट पर देने के लिए इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं लेनी है तो कैश में लो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। पहली फुर्सत में निकल। सेम ही है, इससे मिलता जुलता अगला पॉइंट वो है बैंकर एंड लेंडर। वो भी यही चीज़ चेक करते हैं कि हमने अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को पैसे देने हैं तो बिजनेस के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इन फ्यूचर हमें पैसा वापस कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जानने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस ही उनका हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट पार्टी है हमारे पास रिसर्चर्स। अब रिसर्चर्स क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके
एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स, जो कंपनीज का एक ग्रुप छोटा सा बन के पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में आपके कितने ब्रांड आ गए, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, वीवो, शॉमी, ये सारे ब्रांड आ जाते हैं ना आपके। तो वो आते हैं कंपनीज और उनके ग्रुप को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। अगर रिसर्चर किसी भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल फर्म का भी वो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किसके पास कितना मार्केट शेयर है, किसकी सेल ज़्यादा है, किसका प्रॉफिट ज़्यादा है। वो सारा कुछ एनालिसाइज करने के लिए वो यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। ओके, नेक्स्ट पार्टी है हमारे पास टैक्स अथॉरिटीज़। अब टैक्स अथॉरिटीज़ भी फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पर ही चेक कर पाती है कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटीज़ जो हैं फर्म की वो उन्होंने पे किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए उनको भी यूज़ करने पड़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्टी है हमारे पास कस्टमर। अब कस्टमर भी इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस में, जिसमें पता चले कि कंपनी की कंटिन्यूस कितनी है, एंटरप्राइजेज एक कितने समय से चल रही है और कितने समय तक और पोटेंशियल है जो चलेगी, तभी वो उसके लॉयल कस्टमर बन सकते हैं। ठीक है, जो भी कंपनी कंटिन्यूस है, ज़्यादा देर पर चल रही है, पुरानी है, उस पर ही कस्टमर ज़्यादा लॉयल रहते हैं उसके। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।